नमस्कार प्यारे साथियों। मेवाड़ के गुहिल पढ़ रहे थे और उसमें रण सिंह या कर्ण सिंह जो मेवाड़ का शासक बना 1158 ईस्वी में, यहाँ तक की कहानी को मैंने आपको बता दिया था। और कैसे इसके रण सिंह या कर्ण सिंह के दो पुत्रों के माध्यम से और मेवाड़ के गुहिलों की दो शाखाएं आगे बढ़ी। रण सिंह या कर्ण सिंह तक तो मेवाड़ के गुहिलों की एक ही शाखा चल रही थी, जिसको हम रावल शाखा के नाम से जानते हैं। और बप्पा रावल उस शाखा का पहला शासक माना जाता है ना। रावल शाखा का पहला शासक बप्पा रावल माना जाता है, ध्यान रखना। और वहाँ से लेकर और अंतिम शासक तो रावल रतन सिंह होता है। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। और जो दूसरी शाखा चलेगी वो चलेगी 1326 से, वो सिसोदा ग्राम से चलेगी। और राणा शाखा होगी। राणा शाखा का जो पहला शासक माना जाएगा वो हम्मीर सिसोदिया माना जाएगा, है ना। हम्मीर सिसोदिया। तो ये सारी बात को मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था उस दिन क्या, पिछले क्लास में। और उन बातों को मैं आज थोड़ा सा विस्तृत लिखना चाहूँगा, ताकि आप जो है उसको अच्छे से रिवीजन कर सकें और आपकी यादें विस्मृत ना हों। और एग्ज़ाम तक आते आते आप आपके सवालों को और अच्छे से हल कर सको और अपनी परीक्षा पास कर सको। ठीक है विद्यार्थियों। सॉरी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेवाड़ के गोहिल, और हम बात करते हैं आगे, है ना। मेवाड़ के गोहिल हम पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हमने शासक पढ़ा रण सिंह या कर्ण सिंह, है ना। रण सिंह या कर्ण सिंह, है ना। रण सिंह या कर्ण सिंह, इसको हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो विद्यार्थियों क्या होता है, मैं आगे बताऊं इसके बारे में। मैं बता तो पिछली क्लास में चुका हूँ आपको, वो आपने सारा सुना होगा। लेकिन फिर भी ब्रीफ में एक हल्का सा मैं आपको बता दूं। सॉरी। इसके दो बेटे थे। एक का नाम छेम सिंह था, एक का नाम राहप था। छेम सिंह इसका उत्तराधिकारी बनेगा और रावल शाखा को ही आगे बढ़ाएगा। उधर छेम सिंह जो है अपने भाई राहत को और सिसोदा गांव की जागीर प्रदान कर देगा। और आगे चलकर वहाँ से और राणा शाखा प्रारंभ होगी, आगे चलकर होगी। हम्मीर के जो है हम्मीर सिसोदिया जो है वो उस शाखा को आगे बढ़ाएंगे, है ना। हम्मीर सिसोदिया करीब करीब क्या 1326 में मालदेव मूछाला को जो है पराजित करके और राणा शाखा को आगे बढ़ाएंगे। और जो गुहिल हैं उनकी सिसोदिया शाखा वहाँ से प्रारंभ होगी, या राणा शाखा जो है वहाँ से प्रारंभ होगी, ठीक है। तो यही बात है, बस इसको मैं लिख देता हूँ। वैसे तो मैंने पूरा लिख ही दिया था, समझा ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं पूरा लिखना चाहूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे 1158 ईस्वी में रण सिंह मेवाड़ शासक बने। मेवाड़ के शासक बने। सॉरी। इनके दो पुत्रों से इनके दो पुत्रों से मेवाड़ के गुहिलों की मेवाड़ के गुहिलों की दो शाखाएं आगे बढ़ी। दो शाखाएं आगे बढ़ी, है ना। मेवाड़ की दो शाखाएं आगे बढ़ी। देखो कौन कौन सी शाखा आगे बढ़ेगी। जैसे मैं लिखूं, यहाँ पे नाम लिखना चाहूँगा। जैसे इस कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। एक नंबर पे मैं डाल दूँ यहाँ पे जो है हमारे रावल शाखा डाल देता हूँ। रावल शाखा जो कि
पहले से ही चली आ रही है वैसे रावल शाखा तो, ठीक है। रावल शाखा की बात करें तो सॉरी, इसमें मैं लिखना चाहूँगा कि कर्ण सिंह के बाद, सॉरी हाँ, रण सिंह या कर्ण सिंह के बाद, रण सिंह या कर्ण सिंह के बाद छेम सिंह जो है अगला शासक बनता है, छेम सिंह, है ना। और छेम सिंह जो है रावल शाखा को आगे बढ़ाता है। के बाद छेम सिंह मेवाड़ शासक बनता है, मेवाड़ शासक बनता है, तथा रावल शाखा को आगे बढ़ाता है, रावल शाखा को आगे बढ़ाता है ना। रावल शाखा को आगे बढ़ाता है। रावल शाखा बप्पा रावल से प्रारंभ होकर रतन सिंह पे समाप्त होती है। रतन सिंह 1303 में ना, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये हो गया विद्यार्थियों रावल शाखा वाला फंडा। ध्यान रखना, बप्पा से प्रारंभ होती है, रतन सिंह तक जाती है, आगे बढ़ाने वाला रण सिंह के बाद कौन था? छेम सिंह शासक था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद सॉरी, दूसरी शाखा की मैं बात करूं, राणा शाखा। अभी ये प्रारंभ नहीं हुई है, राणा शाखा। ठीक है, राणा शाखा का कैसे आगे वो होगा, विस्तार होगा। इसको जो है सिसोदिया शाखा भी कहा जाता है ना, राणा शाखा, या इसको सिसोदिया शाखा भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राणा शाखा या सिसोदिया शाखा ना, राणा शाखा या जो है सिसोदिया शाखा। इसका प्रारंभ माना जाता है विद्यार्थियों राहब से, है ना, क्योंकि राहब को ये छेम सिंह नियुक्त करेगा वहाँ पे सॉरी, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, छेम सिंह ने अपने भाई राहब को, छेम सिंह ने अपने भाई राहब को सिसोदा गांव जागीर में दिया, सिसोदा ग्राम जागीर में दिया, जिससे गुहिलों की सिसोदिया शाखा सॉरी, इसको आप सही मानना है ना, ऐसे सिसोदिया शाखा आरंभ होती है सॉरी, आरंभ होती है। ठीक है, सिसोदिया शाखा, इसे राणा शाखा भी माना जाता है, इसे राणा शाखा भी कहा जाता है, राणा शाखा भी कहा जाता है। ठीक है सॉरी, अब देखो, राणा शाखा या सिसोदिया शाखा यहाँ से आरंभ तो हो गई, लेकिन आरंभ तो इससे मानी जाती है, लेकिन ये जो अस्तित्व में आई मूल रूप से और इसका जो प्रचार प्रसार हुआ
क्योंकि अभी तक इनके समय, इसके समय मेन शाखा तो ये रावल शाखा ही चल रही थी, और रावल शाखा 1303 तक चल रही थी मेन शाखा के रूप में। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पराजित कर दिया, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया, खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1303 से और 1311 तक खिजर खां ने चित्तौड़ में शासन किया, लेकिन 1311 में खिजर खां देवल देवी से विवाह करने दिल्ली जा पहुंचा। दिल्ली चला गया तो इधर शासन की सत्ता जो थी मालदेव मूछाड़ा के हाथों में आ गई। मालदेव मूछाड़ा ने 1326 तक शासन किया, और हम्मीर ने उसको हटा के और चित्तौड़ पे वापस अपना अधिकार कर लिया। और हम्मीर से और इस राणा शाखा का जो है सही ढंग से, या मैं कहूँ मेवाड़ की मूल शाखा के रूप में और प्रारंभ हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये शाखा जो है आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगले जो है शासक के रूप में। इनके ये प्रमुख बातें हो गई। रण सिंह के बाद में ये छेम सिंह शासक बन गया। छेम सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। छेम सिंह ने जो है अपने भाई को ये दे दिया, राहब को सिसोदाग्राम दे दिया और इसने शासन किया। ठीक है, छेम सिंह से ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं बात करता हूँ आगे सामंत सिंह की। छेम सिंह के बाद जो शासक बनेगा सामंत सिंह, है ना, उसकी बात करें तो सामंत सिंह के संबंध में कई जानकारी हमको याद रखनी है। सामंत सिंह ने एक गुजरात का शासक था अजय पाल, उसको पराजित करके और काफ़ी सारे क्षेत्र जो है पुनः प्राप्त कर लिए थे, है ना। काफ़ी सारे शासक काफ़ी सारे क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए थे, और उन क्षेत्रों को मेवाड़ में शामिल किया और मेवाड़ का काफ़ी विस्तार किया। लेकिन ये 1174 में पराजित किया था उसने अजय पाल को। उसके बाद जो है 1177 में स्वयं जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान से पराजित हो गए सामंत सिंह, और भागकर वागड़ प्रदेश चले गए, है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र चले गए, और वहाँ पे जाके और गोहिल वंश की स्थापना की सामंत सिंह ने, और अपनी राजधानी बड़ौदा को बनाया। ठीक है, ये सामंत सिंह के बारे में इतनी सी जानकारी है जो हमें जो है ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब अगले शासक के रूप में। देखो, रण सिंह या कर्ण सिंह के बाद में शासक बन गया छेम सिंह, है ना। छेम सिंह शासक बन गया। छेम सिंह के बारे में ये की बात है कि भाई को राहब को सिसोदाग्राम की जागीर दी, और इसके बाद ये एक और गोहिलों की एक और शाखा प्रारंभ हो जाती है। ये बात मैं यहाँ पे लिख दिया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला मैं शासक लिखूंगा यहाँ पे सामंत सिंह। ठीक है, सामंत सिंह। सामंत सिंह मैं शासक लिख रहा हूँ, और सामंत सिंह जो है इसके बारे में देखो क्या क्या बातें हैं, मैंने अभी बोल के सुनाई दी आपको। ठीक है, मैं यही लिखूंगा सीधा कि सामंत सिंह ने या इसने 1174 ईस्वी में 1174 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक, चालुक्य या इनको सोलंकी भी बोलते हैं, चालुक्य भी बोलते हैं। ठीक है, चालुक्य या सोलंकी शासक अजय पाल को पराजित करके, अजय पाल को पराजित करके मेवाड़ के काफी बड़े क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। मेवाड़ के काफी बड़े क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया, है ना। देखो, आपको पता होगा सॉरी, मेवाड़ का एक शासक था शक्ति कुमार, जिसको मैंने पढ़ाया भी है, जिसका आहड़ का अभिलेख मिलता है। शक्ति कुमार के समय मेवाड़ पर आक्रमण हुआ मालवा के परमार शासक मुंज का, और मुंज ने काफ़ी सारे क्षेत्र मेवाड़ से छीन लिए थे, है ना।
अब वो क्षेत्र मेवाड़ के अधिकार से चले गए थे। इस प्रकार मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो काफ़ी सीमित हो गया था ना। तो उस क्षेत्र, जो सीमित क्षेत्र था, अब उसको बड़ा करने में ये लोग लगे हुए थे। सामंत सिंह ने इसको काफ़ी बड़ा किया, लेकिन अब सामंत सिंह फिर पराजित होगा 1177 में। जालोर का जो कीर्तिपाल आ जाएगा, कीतु एक महान शासक, ऐसा नैणसी ने भी लिखा है अपनी ख्यात नैणसीरी ख्यात में, है ना। तो एक बात तो हो गई इसकी में ये। दूसरी बात इसी में मैं ये लिखूंगा कि सामंत सिंह को 1177 ईस्वी में, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मोस्ट लगा लेना इसको। वैसे तो मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ ना वो मोस्ट ही है, प्रत्येक बात मोस्ट ही है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और ज़्यादा लगाना। सामंत सिंह को 1177 ईस्वी में जालोर के चौहान शासक, जालोर के चौहान शासक कीर्तिपाल चौहान, इसको कीतु लिखा है नैणसी ने ना, कीतु एक महान शासक, जालोर के चौहान शासक कीर्तिपाल चौहान ने पराजित किया, वे मेवाड़ छीन लिया, मेवाड़ छीन लिया। तो बेचारा सामंत सिंह भाग के चला गया कहाँ, वागड़ क्षेत्र में, है ना। सामंत सिंह भागकर वागड़ क्षेत्र चला जाता है। वागड़ क्षेत्र सॉरी, वागड़ क्षेत्र चला जाता है तथा वागड़ में गुहिल शाखा की स्थापना करता है। गुहिल शाखा की स्थापना करता है। वागड़ में गुहिल शाखा की स्थापना करता है। वह बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाता है। बड़ौदा को राजधानी बनाया, ठीक है, बड़ौदा को राजधानी बना दिया। इस प्रकार से, और सामंत सिंह ने जो है गोहिल शाखा की स्थापना कर दी। कहाँ पे, क्या नाम से, हमारे वागड़ क्षेत्र में, ठीक है। अब विद्यार्थियों, सामंत सिंह के बाद अगला जो शासक आएगा वो आएगा कुमार सिंह आएगा। और कुमार सिंह 1179 में, इसके 5-1 साल बाद में, इस कीर्तिपाल चौहान को, ये 77 की बात है ना, हाँ, 2 साल बाद में ही 1179 में कीर्तिपाल को पराजित करके और इसे वापस जो है मेवाड़ क्षेत्र छीन लेगा। कौन, कुमार सिंह, ठीक है। कुमार सिंह मेवाड़ क्षेत्र छीन लेगा। ये कुमार सिंह के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। इसके बाद कुमार सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। कुमार सिंह अगला शासक जो बनेगा वो कौन बनेगा, कुमार सिंह बन रहा है ना। अगला शासक कौन बन रहा है, कुमार सिंह बन रहा है, ठीक है। तो कुमार सिंह के बारे में विद्यार्थियों सॉरी, क्या नाम ध्यान रखोगे कुमार सिंह से संबंधित, नाम क्या क्या कहानी है इसकी, कि इसने 1179 ईस्वी में यह कीर्तिपाल चौहान को पराजित करके सॉरी, मेवाड़ पुनः प्राप्त करता है। मेवाड़ पुनः
प्राप्त करता है ना, मेवाड़ पुनः प्राप्त करता है। ये है कुमार सिंह के बारे में प्रमुख बात, एक ही बात है, और इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। कुमार सिंह के बाद में जो शासक बनेंगे वो मनमत सिंह और पद्म सिंह बनेंगे, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। मैं लिखा चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी आप कहोगे तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। इसके बाद में एक तो मनमत सिंह बनेगा शासक, है ना, जिसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती, और इसके बाद में पद्म सिंह शासक बनेगा, है ना, पद्म सिंह शासक बनेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती खासा। इसके बाद शासक बनेगा जैत्र सिंह, है ना, कौन बनेगा, जैत्र सिंह शासक बनेगा। जैत्र सिंह से संबंधित एक घटना मिलती है, मैंने आपको बताया है भूताला युद्ध, वो हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो आप इसको उतारें, और मैं जो है इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से उतार लें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, और विद्यार्थियों ये आशा कर रहा हूँ कि आपको पूरी कहानी जो है बड़े ही अच्छे अंदाज में और पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, और मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा किसी प्रकार की मशक्क़त करने की आवश्यकता पड़ेगी। बस आप 3-4 बार पढ़ देना इसको, कोई सवाल गलत नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखना। और इससे ज़्यादा राजवंशों में फंसने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना, और जो मोस्ट चीज़ मैं बताता हूँ उसको ज़रूर अपने दिमाग में बिठा देना कि ये चीज़ तो मेरे को याद रखनी ही है, क्योंकि सवाल फंसेगा तो वहीं से फंसेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फंसना नहीं है। और अब मैं अगला शासक लिखता हूँ जैत्र सिंह, जैत्र सिंह, ठीक है। तो जैत्र सिंह के बारे में विद्यार्थियों मैं बताऊं आपको सॉरी 1213 में यह शासक बनता है, और 1253 तक यह शासक रहता है, 13 से 53, 40 साल तक इसने शासन किया, काफ़ी लंबा शासनकाल रहा। 1226-27 में, और जो दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, जिसको अल्तमस भी बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना, और दास का भी दास वो कहलाता था, उसने इसके ऊपर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह पर आक्रमण किया, और जैत्र सिंह कहते हैं कि जैत्र सिंह ने इसको पराजित किया, और इसके जो इतिहासकार थे इल्तुतमिश के, वो कहते हैं कि इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह को पराजित किया। बड़े ही पेचीदगियां हैं, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है। इतना ज़रूर है कि इल्तुतमिश ने और जो गुहिलों की राजधानी थी नागदा, उसको एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इस वजह से और जैत्र सिंह को अपनी नई राजधानी के रूप में चित्तौड़ को बसाना पड़ा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला पहला जो गुहिल शासक था वो था जैत्र सिंह। ये ही घटना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसका जो कार्यकाल मैं लिख दूँ पहले, 1213 से और 1253 ईस्वी के बीच में ये शासन करता है। और इल्तुतमिश इस पर आक्रमण करेगा, है ना, इल्तुतमिश है ना। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहता है विद्यार्थियों, वो रहता है 1210 से ही प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग 1211 भी देते हैं, है ना, 1211 भी देते हैं, लेकिन आप 1210 याद रखना, क्योंकि इसमें जो है ऐबक की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बन गया था ना। तो और ये 1236 तक चलता है ना। तो इस प्रकार से आपको लग रहा होगा कि दोनों का कार्यकाल लगभग जो है सिमिलर सा है, और इनके बीच में एक युद्ध होगा, भूताला का युद्ध होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है एज ए नॉलेज आपकी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैत्र सिंह के समय, जैत्र सिंह के समय दिल्ली के ये तुर्क थे,
तुर्क शासक वंश इनका गुलाम था, है ना। गुलाम में भी इल्तुतमिश शमसी वंश से था, है ना। सॉरी। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के तुर्क शासक इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने और मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1226-27 में 1226-27 ईस्वी में आप युद्ध पूछें, भूताला का युद्ध तो 27 करना, 1227 है ना, में भूताला का युद्ध जैत्र सिंह के साथ लड़ा। जैत्र सिंह के साथ लड़ा, है ना। जैत्र सिंह के साथ लड़ा। वे जैत्र सिंह की राजधानी नागदा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वे मेवाड़ की राजधानी लिख देता हूं मैं, मेवाड़ की राजधानी नागदा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ठीक है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस कारण जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया। इस कारण जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी जैत्र सिंह को चित्तौड़गढ़ को बनाया। चित्तौड़गढ़ को बनाया। इस प्रकार जैत्र सिंह मेवाड़ की जैत्र सिंह चित्तौड़ को चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला पहला शासक बना, है ना। सॉरी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों जैत्र सिंह से संबंधित मामला जो हमने यहाँ पे लिखा। जैत्र सिंह से संबंधित एक ही बात है जो भूताला युद्ध, इल्तुतमिश का आक्रमण और चित्तौड़ को राजधानी बनाया जाना, ठीक है। जैत्र सिंह के बाद एक अगला शासक बनता है तेज सिंह। बड़ा ही तेजस्वी शासक था तेज सिंह, नाम के हिसाब से थोड़ा ठीक लग रहा है, तेज सिंह, ठीक है। इसका जो कार्यकाल रहेगा विद्यार्थियों वो 1253 से रहेगा हमारे 73 तक रहेगा, 1273 तक रहेगा। और इसमें क्या है कि जो है इसके समय एक चित्र बनाया गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कमल चंद्र ने बनाया था। ताड़ के पत्रों पर, ताड़ के जो पत्र होते हैं उनके ऊपर यह चित्र बनाया गया था और कहते हैं कि मेवाड़ शैली का यह प्रथम चित्र था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। और इसके समय में उपाधियों का दौर प्रारंभ हुआ तेज सिंह के समय में, जिसमें तेज सिंह की कई उपाधियां मिलती हैं, परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर, वार लब्ध, प्रौढ़ प्रताप जैसी उपाधियां इसकी मिलती हैं, ठीक है।
तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉरी, इसके समय मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ विद्यार्थियों। इसके समय सॉरी, इसके समय मेवाड़ में उपाधियों का दौर प्रारंभ होता है। है ना। हाँ, दौर प्रारंभ होता है। इसकी उपाधियां देखिए, इसकी उपाधियों में हमें मिलती हैं महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, है ना, वारलब्ध और प्रौढ़ प्रताप। ठीक है, प्रौढ़ प्रताप, ये उपाधियां मिलती हैं विद्यार्थियों। इनको आप बस रट्टा मार के सॉरी, रट्टा मार के रखना। कई बार ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि मेवाड़ के किस शासक के समय उपाधियों का दौर प्रारंभ हुआ, तो आप जो है तेज सिंह की ओर चले जाना, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ शंका किए। ठीक है, और ये कुछ उपाधियां पूछे, इस प्रकार से पूछते हैं कि मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर की उपाधि धारण की, तो तेज सिंह उत्तर आ जाएगा। वो ऐसे नहीं पूछेंगे किसके समय उपाधियों का दौर प्रारंभ हुआ, पूछ भी सकते हैं लेकिन ऐसा चांसेस कम रहता है, क्योंकि इस प्रकार से पूछते हैं कि मेवाड़ का वह पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ऐसा कई बार पूछा गया है, और इतिहास में जहाँ भी पढ़े हैं आप, वहाँ पे खासकर इस उपाधि को, महाराजा धीराज की उपाधि को जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें सबसे पहले आप यही ध्यान रखें कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला किस वंश का पहला शासक कौन था। ऐसा सवाल कई बार मैंने देखा है ना। इसलिए आप चौहान पढ़ें तो चौहान में पहला शासक कौन था, गुहिलों में कौन था, राठौड़ों में कौन था। इस प्रकार से आप भारतीय इतिहास में भी ध्यान रखें कि गुप्तों में कौन था, है ना। और जिस वंश में और ये उपाधि धारण की गई है सबको ध्यान रखना है। और एक लिस्ट बना लें, जब भी अब मेरे साथ इतिहास आप पढ़ने बैठे हो तो आप एक अलग से एक ऐसा रजिस्टर तैयार रखें, अपने साथ में रखें, पास में रखें, जिसमें आप किसी भी शासक की कोई भी उपाधि में लिखा रहा हूँ उसकी एक लिस्ट बनाते चले जाएं कि ये वंश है और उस वंश का ये शासक है, इसकी ये उपाधि है। उस रजिस्टर के एक पन्ने पर मतलब एक जगह पे केवल उपाधियां ही लिखते ही चले जाओ आप, तो पूरी एक सीरियल आ जाएगी आपके पास कि उपाधियों की लिस्ट ये रही। ठीक है, ऐसे ही एक लिस्ट अलग से बनाओ उस रजिस्टर में, जिसमें आप किसी भी शासक के समय कोई भी विद्वान हुआ है तो उसकी लिस्ट बनाते चले जाओ, और उस विद्वान से संबंधित रचनाओं को वहाँ पे लिख दो, और कुछ भी मत लिखो उसमें, है ना। इस प्रकार की एक लिस्ट बनाते चले जाओ। ठीक है, कई बार ये यज्ञ पूछते हैं कि किस शासक ने कौन कौन से यज्ञ करवाए थे, है ना, तो उन यज्ञों की एक लिस्ट बनाते चले जाओ। मतलब एक रजिस्टर बना लो, और जब भी पढ़ो, जैसे मान लो आपने जयपुर का शासक हम पढ़ रहे हैं, सवाई जयसिंह पढ़ रहे हैं, तो उसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो अश्वमेध यज्ञ में उसका नाम डाल दिया, है ना। और अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, जैसे एक शासक मिलता है हमारा पुष्यभूति के बारे में भी कहा, पुष्यभूति ने पुष्यमित्र सुंग के बारे में कहा जाता है कि उसने भी करवाया था, उसका नाम डाल दिया। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उसने भी करवाया था, उसका नाम डाल दिया। तो वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम डालो जिसने यज्ञ करवाए थे, तो यज्ञ करवाने वाले शासकों का एक लिस्ट डाल दो, है ना। ऐसे आप लिस्ट डालते हुए, और ये इसको बोलते हैं एकदम स्मार्ट स्टडी, है ना। ऐसे आप अध्ययन करोगे तो चीज़ें बहुत आसान रहेंगी और चीज़ों को बहुत गजब तरीके से आप कवर करोगे, है ना। और जब आरपीएससी और ऐसे तुलनात्मक पूछती है ना, तो वहाँ पे अधिकांश लोग फेल होते हैं, और आप जब उन प्रश्नों को हल करोगे ना, तो आप
हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट को पीछे छोड़ के, और आपको एक प्रश्न इतना उछाल देगा कि आप बहुत ऊपर आ जाओगे, है ना। क्योंकि आसान सवालों को तो प्रत्येक विद्यार्थी ठीक करता है, लेकिन कठिन सवाल को, एक क्रिटिकल सवाल को जब आप हल करोगे ना, तो फिर आप हजारों की संख्या में ऊपर आओगे, तुरंत आपकी रैंक जो है ना जबरदस्त उछाल लेगी। और ऐसे 2-4 सवाल आपने हल कर दिए ना, तो मान के चलो कि हमारा सिलेक्शन तो रुकता है ना 5-7 नंबरों से ही रुकता है। अधिकतर सिलेक्ट होने वाले नहीं होने वाले के बीच में 5-7 नंबरों का ही गैप रहता है, 10 नंबरों का गैप रहता है। उससे कम का यदि किसी का गैप है तो फिर उसने तैयारी नहीं की, है ना। तो तैयारी करने वालों के और जो सिलेक्शन होने वाले हैं उनमें 5-7 नंबर का अंतर रहता है। वो 2-3-4 क्वेश्चन ही है जो हमें जो है एक बूस्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसके संबंध में एक बात और लिख दूं, इसके समय मेवाड़ का प्रथम चित्र, मेवाड़ का प्रथम चित्र चित्रित किया गया था, चित्रित किया गया था। क्या वो चित्र था? चित्र का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अलग पेन से मैं लिखना चाहूंगा सॉरी। चित्र का नाम क्या था? चित्र का नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना। ये था विद्यार्थियों चित्र का नाम। और इसको चित्रित करने वाले जो थे वो थे कमल चंद्र, है ना। कमल चंद्र ने इसको चित्रित किया था। ये नाम भी पूछते हैं, ध्यान रखना और ये चित्र भी पूछते हैं। ये 1260 में बनाया गया था, है ना, 1260 में। और कहाँ बनाया था? ताड़पत्र पर, है ना, ताड़पत्र पर बनाया गया था ना, ताड़पत्र पर बनाया गया था। और मेवाड़ शैली का जो है, सॉरी, मेवाड़ का प्रथम चित्र माना जाता है, मेवाड़ शैली भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये था विद्यार्थियों तेज सिंह से संबंधित बात। आपको इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है और बहुत बार सवाल ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ से 2 सवाल निकल के आए। सीधा सवाल पूछेंगे कमल चंद्र का संबंध किस शासक से है, वहाँ पे 3-4 शासकों के नाम डालेंगे तो आपको तेज सिंह कर देना है, ठीक है। कमल चंद्र का संबंध तेज सिंह से है, तो अलग से एक लिस्ट बना लो कि तेज सिंह के समय का विद्वान कौन? कमल चंद्र हो गया, है ना। ऐसे कुंभा के समय का हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है महाराणा प्रताप के समय कौन कौन हुए थे, अमरसार के लेखक मैंने आपको करवाए, है ना। और जीवधर, और मैंने आपको जो है मंडन मिश्र के बारे में बताया, तो प्रताप के समय थे। महाराणा कुंभा के समय में तो काफ़ी सारे लोगों का नाम मैं बताने वाला हूँ आपको, है ना। ऐसे कुंभा के समय के हो जाएंगे। और भी जिस शासक के समय जो विद्वान रहे, जैसे पृथ्वीराज चौहान के समय कौन कौन थे, चंद्रबदाई भट्ट है ना। और मतलब हर शासक के समय कौन विद्वान थे, उनकी एक अलग से लिस्ट बनाते चले जाओ। और सवाल विद्यार्थियों जो फंसेगा ना, वो मुझे ये लगता है कि विद्वानों से फंसेगा कि कौन सा विद्वान किस शासक के समय था, या कौन सी रचना। जैसे अब ये रचना हो गई एक तरीके से, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये चित्र है, तो ये पूछ लेंगे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शासक के समय बनाया गया, ऐसा सवाल पूछेंगे। या कोई ग्रंथ पूछ लेंगे कि पद्मावत की रचना किस शासक के समय हुई, तो पद्मावत शेरशाह सूरी के समय लिखा गया, जबकि कहानी कब की है? 1303 की घटना है। शेरशाह सूरी का कार्यकाल क्या है? 1540 से 1545, यानी कि करीब 250 साल बाद वो पद्मावत लिखा गया था, है ना, वो ग्रंथ लिखा गया था। और एकमात्र ग्रंथ है जो पद्मिनी की जो कहानी है उसको और ढंग से बयां करता है ना, जो भी 250 साल बाद लिखा गया है, वो भी साहित्य का ग्रंथ है। फिर भी पद्मिनी की कहानी को हम काफ़ी कुछ हद तक सही मानते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं इसको मिटा रहा हूँ। तेज सिंह को हमने पढ़ लिया है। तेज सिंह के बाद जो है अगला शासक जो है मैं समर सिंह बता देता हूँ, और फिर रतन सिंह को हमने अच्छे से पढ़ रखा है। और जो है उसके बाद हम, वैसे समर सिंह को भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, उसके बाद हम जो सिसोदिया शाखा रहेगी उसको हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और जो है समर सिंह के बारे में मैं एक बात लिख देता हूँ, और फिर हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। समर सिंह के बारे में आपको पता ही होगा विद्यार्थियों, समर सिंह
के समय हुआ ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो गुजरात अभियान पर जा रही थी, तो इन्होंने कर वसूला तेज सिंह ने, समर सिंह ने, और उसकी सेना को लूटा भी था ना, इसकी सेना को, उसके अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा भी था, है ना। तो उसकी वजह से वो युद्ध हुआ रावल रतन सिंह के समय फिर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समर सिंह, ठीक है। समर सिंह शासक बनेगा 1273 से और 1302 ईस्वी तक रहेंगे, है ना। और इसके बाद रतन सिंह आ ही जाएंगे 1302 से, और 1303 बस रतन सिंह का इतना सा ही कार्यकाल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पहले तो कर लिया, अपने राज्य में होके जाने नहीं दिया, बोले बिना कर लिए हम नहीं जाने देंगे, है ना, ठीक है। तो अपने राज्य से होके जब सेना जा रही थी तो उस सेना से जो है इसने कर लिया था, और बाद में इस लूटा तो था, मतलब जालोर के शासक जो कानड़देव थे उन्होंने, और कर लिया था कि मेवाड़ से होके सेना हम तब जाने देंगे तब आप हमें कर दोगे, है ना। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला जो सोमनाथ अभियान गुजरात पर जा रही थी, जो सोमनाथ कहाँ है, गुजरात में, सोमनाथ अभियान पर जा रही थी, सोमनाथ अभियान पर जा रही थी, ठीक है। एक बात तो हो गई ये विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट बात है, और बाकी मैं बता ही चुका हूँ आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी बात। एक समर सिंह का पुत्र था कुंभकर्ण, उसने विद्यार्थियों नेपाल में जाके और गुहिल वंश की एक नई शाखा प्रारंभ की थी, ठीक है। तो वो बात भी कई बार पूछ लेते हैं। इसके पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की एक नई शाखा प्रारंभ की, गुहिल वंश की एक नई शाखा प्रारंभ की, ठीक है, गुहिल वंश की एक नई शाखा प्रारंभ की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समर सिंह, और समर सिंह के बाद अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा रावल रतन सिंह। इसको हम पढ़ ही चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं रावल रतन सिंह को। 1302 से और 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और जो है पराजित होता है, वो सारी बातें हमने पढ़ी रखी है। इसके बाद अब हम जो है सिसोदिया शाखा पढ़ेंगे, है ना। सिसोदिया शाखा को जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सिसोदिया शाखा को हम विद्यार्थियों अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप जो है इस वाले मैटर को अच्छे से तैयार करना। अब सिसोदिया शाखा में और भी इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है। अब ये इस प्रकार के घुमाव नहीं आएंगे कि ये शाखा प्रारंभ हुई, ये स्टार्ट हुई, ये बंद हो गई, वोर। अब एक छत्र शासन चलेगा सिसोदिया शाखा का, जो कि 1326 से प्रारंभ होकर और 1947 तक ये सिसोदिया शाखा चलेगी, अखंड चलेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।